नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश विदेश में जो खास घटनाएं घटित हुई हैं, जिसको हम कहते हैं समसामयिकी, तो समसामयिकी को लेकर आज जो है आप मेरे साथ जुड़ेंगे। अगस्त में क्या क्या करंट अफेयर में जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, उसकी जानकारी जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिलने जा रहा है। तो सीजीपीएससी के जो योद्धा हैं, अटक रहे क्या बेटा? हाँ, हाँ, तो हाँ, रिकॉर्ड कर देना ना, ये बीमारी है ही, होता ही मेरे साथ। चलो, तो अभनपुर की देन है ना, क्या बोल रहे हैं ना। अब यहाँ से मैं हट भी नहीं सकता, ऑनलाइन वाले ध्यान सुनेंगे। इसका रिकॉर्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, एकदम फ्रेश सही साट वाला। पर अब जुड़ चुके हैं, लाइव चालू हो गया है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो शुरू करें सवाल के माध्यम से। अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में, हर साल जानते हो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जो बेस्ट फिल्म होता है। फिल्टर विल्टर मारते रहना उसमें देख के, है ना। क्या मूड खराब हो जाता है ना। हाँ, ऑनलाइन वाले भी सुनते होंगे, क्या करेंगे, है ना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए जवान, द केरल स्टोरी, तीसरा है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और 12वीं फेल। चलो बताओ। खुश रहो खुश रहो, ऑनलाइन वाले खुश रहो। क्या बताएं जी, है ना। झेल लिया करो थोड़ा सा ऑनलाइन वाले ना। अभनपुर का सबसे मैक्सिमम स्पीड वाला 5 को ब्रॉडबैंड लगवा के रखा हूँ, ठीक है। फिर भी नहीं झेल पाता तो कैसे करे, है ना। और यहाँ क्या है, वो रायपुर जैसा वो वाला ये होता है ना, फाइबर वाला, वो है ही नहीं। यहाँ दिक्कत ये है, मजबूरी हो जाता है। ऑनलाइन जुड़ने का भारी शौक मेरे को, है ना। ऑफलाइन पढ़ाते ही नहीं ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट लाइव पढ़ाता हूँ ना तो अच्छा लगता है। अब देख रहे हो अटक रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले चलो चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 2025 का बेस्ट फिल्म पुरस्कार, वो भी कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या लगता है बताओ बाबू रे? 12वीं फेल के। अच्छा, मेरे को मालूम था तुम यही बोलो करके। चलो ठीक है। कुछ क्या मतलब, है ना। ये कुछ कात नहीं, हिंदी खत नहीं, है ना। पूरा सना नना हो गया, है ना। खुल जा सिम सिम, पूरा चातर हो गए। ऑनलाइन वाले जुड़े रहेंगे जुड़े रहेंगे। और बाकी सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई है कि नहीं किसको ये? हाँ, देखना कहीं नहीं होते थे। हाँ हाँ, अब आगे। हाँ, बेनिफिट करते आ रहे, पहला में दूसरा है ना भाई, पूरा है ना। एक मिला, पूरा चोरो बोरो हो गया, है ना। मेरा सबसे ज़्यादा कोई बेइज्जती करता है तो मेरा इंटरनेट है ना। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बेइज्जती कराने वाला मेरा इंटरनेट है। दिमाग खराब हो जाता है, इतना अच्छा अच्छा पढ़ा के सोचने के आता हूँ, वो पूरा दही मही कर देता है। ये पहले ला नहीं आ रहे क्वेश्चन, तीसरे पहला में ला, अब टच कर रहा था तो हो नहीं रहा था। ये एक मिनट, इसका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ लगता है ना। हाँ 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 हाँ, चलो ऑनलाइन वाले थुथी मुथी है ना। चलो अब इसका सवाल का जवाब ये देखो। अब बने चली से ना, ऐसे चलते सब बने लगते हैं ना। सोच के आ रहे मेहनत करके महीना भर तैयार करते नहीं ला। चलो
तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? देख लो, बारहवीं फैल। कौन था इस मूवी का डायरेक्टर जिसने डायरेक्ट किया? विधु विनोद चोपड़ा, ये भी याद रख लेना। और इस फिल्म के कलाकार कौन है, मतलब हीरो कौन है? विक्रांत मैसी, ठीक है। और वो जो हीरोइन थी श्रद्धा, क्या नाम है उनका? मेधा शंकर, मेधा ना? हाँ, तुम लोग देखे हो नहीं देखे हो? हाँ, नहीं देखे हो देख लेना एक बार, बारहवीं फैल अच्छा है, उससे आप लोग बहुत इंस्पायर्ड होंगे, है कि नहीं? जीवन में मतलब बहुत संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है, वो सिखाया गया है। और गरीबी में भी हम जो है बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, एकदम गरीबी में, वो भी हमको सिखाता है वो मूवी। तो आप सभी लोग जो है इसका ध्यान देंगे। तो ये 2025 का ना अगला, और 25 को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 घोषणा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई थी, और जिसमें 2023 में रिलीज हुई थी फिल्मों को सारे सम्मानित किया गया। शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को बारहवीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्या मिला? पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर देखो, फिल्म बोल रहा है क्या? सर्वश्रेष्ठ मूवी, तो सर्वश्रेष्ठ मूवी में क्या है? बारहवीं फेल। लेकिन बात करें सर्वश्रेष्ठ एक्टर, हीरो, तो हीरो में दो लोग का नाम आ रहा है, एक शाहरुख खान और दूसरा विक्रांत मैसी। शाहरुख खान कौन सी मूवी के लिए? जवान, वो भी जोरदार मूवी है। और अपना विक्रांत मैसी का बारहवीं फेल के लिए, ध्यान रखना। वहीं रानी मुखर्जी और मिसेस चटर्जी वर्सेस चटर्जी नार्वे के लिए उनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि हीरोइन वर का मिली से पुरस्कार मिली। बेस्ट हीरोइन कौन? हाँ, गांव वाले में बेस्ट हीरोइन है ना, कौन? रानी मुखर्जी, नाम है रानी मुखर्जी। तो हीरो कौन है बताओ? बेस्ट हीरो शाहरुख खान और विक्रांत। बेस्ट पिक्चर बताओ? 12th फेल, हाँ 12वीं फेल। अगला है विक्रांत मैसी की 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ मूवी घोषित किया गया। इसके अलावा रॉकी एंड और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का भी पुरस्कार मिला है। लोकप्रिय मतलब एक होता है राष्ट्र बेस्ट मूवी और एक होता है बेस्ट पॉपुलर मूवी। तो एक पॉपुलर मूवी कैटेगरी में किनको रखा गया? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। कौन है बताओ तो इसमें ही? रॉकी और रानी, आलिया भट्ट और हाँ, हाँ, क्या हो गया? तुम लव स्टोरी नहीं देखो? कैसा आदमी यार, है ना? चलो ठीक है, बढ़िया है। तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो आलिया भट्ट है, जिसमें रणवीर कपूर है, इसको मिला है पॉपुलर मूवी के लिए, ठीक है जी। बाकी ध्यान रखना, पॉपुलर मूवी अलग है, यहाँ पर बेस्ट मूवी अलग है। तो ये हो गया हमारा एक फिल्म पुरस्कार 2025 का। कम से कम इतना मोटा मोटा याद रखना, चल जाएगा। चलो अगला सवाल से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? देखो, अभी तक हम लोग रेलवे स्टेशन को सरकार बनाते हुए देखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेल मंत्रालय। अब प्राइवेट रेलवे देखो स्टेशन कहाँ बना है? यूपी में बना है, मिर्जापुर में, कानपुर में, लखनऊ में कि झांसी में। यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? अब रेलवे स्टेशन भी निजी बन रहा है, सोचो, प्राइवेट वाला, गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्या लगता है आप लोग को? ऑनलाइन वाले बताएंगे। जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। बोलने के लिए भूल गया था, राकेश, संगीता, रंजीता, सभी कोई वीडियो को लाइक चपक देना, ठीक है। तो यहां पर बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। किसकी राजधानी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है। धीरे धीरे देखना, जैसे अमेरिका में क्या है, वो ऐसी प्राइवेट वाला ज़्यादा चलता है। तो हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में आप लोग सुने भी होंगे कि धीरे से रेल भी जो है प्राइवेट चलेगा। आज से 25 साल पहले बसें जो चलती थी ना यहाँ पे, वो सरकारी बस चलती थी। मध्य प्रदेश परिवहन निगम वाला बस चलता था, खड़खड़ खड़खड़ वाला, बिना गद्दा वाला ठीक है। हाँ, अब देखो गायब हो गया। आज के समय में कैसा बस चलता है? पूरा पूरा देखोगे तो 99% क्या है, पूरा प्राइवेट बस चलता है। मनीष ट्रेवल्स, रायपुर ट्रेवल्स, पायल ट्रेवल्स, दुनिया भर ट्रेवल्स चलते नहीं। तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आने वाले समय में ट्रेन भी किसका चलेगा? प्राइवेट वाला चलेगा। एक से चलेगा फिर ट्रेन, देखना बुलेट ट्रेन से भी तबाही टाइप से, है ना। चलो, तो हो सकता है अब देखो ये रेलवे स्टेशन हो गया है। मैं सुना भी था कि अमिताभ बच्चन एक ट्रेन चलाने वाला है, शाहरुख खान भी अपना एक ट्रेन चलाने वाला है करके। आने वाले समय में देख भी सकते हो।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक बार देख लो कि उत्तर प्रदेश में पहला जो रेलवे स्टेशन बना है प्राइवेट, वो लखनऊ के गोमती नगर में। यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म है? 6 प्लेटफॉर्म है। और ये जो स्टेशन है वो कौन सी जोन में आ रहा है? उत्तर पूर्व रेलवे जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में। अगला सवाल, लखनऊ में सड़क का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? हाँ, तुमन तो पहले ही डरे हो, है ना। हाँ, कैसे करो ले, कोई बात नहीं है ना, तो याद करना, लेकिन पेपर तक याद रहना चाहिए। लखनऊ में सड़क का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो सुधांशु शुक्ला। चलिए, लखनऊ में सड़क का नामकरण जो है त्रिवेणी नगर लखनऊ में हुआ है, सुधांशु शुक्ला मार्ग। लगभग 150 मीटर जो है ये, और इसमें 10 करोड़ का, तो ये ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ये जान लो, थोड़ा खास एग्जाम के हिसाब से। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? ठीक है, ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड। चलो बताओ, इधर देखना पाप है ना, नदी किनारे सांप है। चलो बताओ। झारखंड। पहले से पता था क्या? चलो, शिबू सोरेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इनके बेटे अभी वर्तमान में क्या है? झारखंड के सीएम हैं। इनके बेटे का नाम क्या है? हेमंत सोरेन, है ना। उनके पिता का नाम है शिबू सोरेन। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। ये झारखंड के मतलब पहले क्या थे? सीएम। जैसे हमारे यहाँ पहले सीएम कौन थे? अजीत जोगी थे कि नहीं? ऐसे वहाँ पहले सीएम कौन थे? ये पॉपुलर जो है वहाँ के नेता रहे हैं। इनका निधन हो गया हाल ही में। तो ध्यान रखना, झारखंड से इनका संबंध है, महेंद्र सिंह धोनी के राज्य से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो चुका है। कब हुआ? तो 4 अगस्त 2025 को। 81 ईयर के थे। ये जनजाति समुदाय से जुड़े थे। कौन सी जनजाति? संथाल, आदिवासी कहना चाहिए मुख्यमंत्री थे। जैसे हमारे यहाँ राज्य में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बने, क्या नाम है बताओ? क्या नाम है? विष्णुदेव साय। वो भी जनजाति हैं, कंवर जनजाति के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। इनको एक उपाधि दी गई थी, उपाधि का नाम था दिशोम गुरु। दिशोम गुरु, जिसका अर्थ होता है देश का गुरु। देश का सॉरी, देश का गुरु उपाधि थी इनके। तो याद रखिएगा सभी अभ्यर्थी, शिबू सोरेन पहले सीएम। अगला आते हैं सवाल के माध्यम से। कृष्ण नीनी को, ठीक है, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें 600 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? वोल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम है क्रसेनीनिको। हाँ, नाम बोलने से ही नींद हो जा रहा है ना। देखो, ज्वालामुखी। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस, इंडोनेशिया। इंडिया तो है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा भैया मत रहे, है ना। चलो, ऑनलाइन वाले 112 लोग जुड़े हैं क्लास में, कोशिश करो कौन सा हो सकता है भाई। ज्वालामुखी समझते हो ना? ज्वालामुखी जमीन के अंदर से, भू के गर्भ से ज्वालामुखी। हमारे यहाँ चंद्रमुखी लोग रहते हैं, कैसे जी? चंद्र, सोनमुखी, चंद्रमुखी। चलो, यहाँ पर ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो ध्यान रखेंगे, नाम क्या है? क्रसेनीनिको ज्वालामुखी। ये स्थित है आपके जापान में। भयंकर भूकंप आते रहता है, ज्वालामुखी आते रहते हैं ना। चलो, तो ध्यान रखेंगे, ये स्थान है, अरे रूस। अच्छा, इसको सुधार लेना, रूस, ठीक है। हाँ, गए है ना, इंडोनेशिया ने, रूस रिसा के निकल गए, है ना। तो लगभग कितना मीटर हाइट? 1856 मीटर। पिछला विस्फोट हुआ था कब? 1463 में, जो अभी 2 अगस्त को हुआ है। वर्तमान विस्फोट कितने साल बाद जी? 600 साल बाद। तो ध्यान रखेंगे, रूस खतरनाक, आजकल बहुत चर्चा में रहता है रूस। 2-3 साल से रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई झगड़ा है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखना, रूस के कौन है वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब पता होना चाहिए तुम लोग को। यूक्रेन के कौन है राष्ट्रपति, सब पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री वहाँ का, मुख्यमंत्री मतलब पीएम कहना चाहिए, प्रेसिडेंट। चलो अगला आते हैं। अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित। अरे गजब है ना। पुस्तक को किसने लिखा है? आर कौशिक, आदिश अग्रवाल, नितिन गोखले, संजय बारू।
चलो, राजेंद्र के, अच्छा कुछ जानकारी चाहिए था, क्लास, हाँ ऑफिस वाले नंबर पे रिंग कर लेना, ठीक है जी। ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, ठीक है। एक तो भी नवरात्रि शुरू हुआ है कैसे जी, त्रिशूल चलेगा। हाँ, जितने भी ऑनलाइन में बैठे हैं महिषासुर, है ना। हाँ, जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक कर देंगे, बाकी देवियों को मेरा प्रणाम है, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पर बुक का नाम देख रहे हो, अ ट्रीटिस फॉर द रिमार्केबल रोहित, कौन लिखा है भाई, देख लेते हैं, आर कौशिक। कौन लिखे हैं, आर कौशिक। खेल पत्रकार और लेखक हैं आर कौशिक, जुलाई में इनका प्रकाशन हुआ है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, अ ट्रीटिस फॉर द रिमार्केबल रोहित, खेल पत्रकार। अगला देखो, फोटो से ही देखेंगे, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका निधन हो गया, सत्यपाल मलिक। अभी शिबू सोरेन के बारे में देखे अगस्त में, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। अब देखिए यहां पर, ठीक, तो देखो ये कौन है, सत्यपाल, पूर्व राज्यपाल, हाल ही में अगस्त में जो है राज्यपाल का जो है डेथ हो गया। और ध्यान देंगे 5 अगस्त की बात है, 79 के एज में जो है इनका निधन हो गया। राज्यपाल बिहार के भी थे, कुछ समय जम्मू कश्मीर के भी थे, कुछ समय गोवा के भी रहे हैं, कुछ समय मेघालय में भी गवर्नर के रूप में रहे हैं। बाकी इनका राजनीतिक दल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से भी रहा है संबंध, समाजवादी पार्टी से भी रहा है इनका संबंध, और जनता पार्टी, ठीक है, जनता दल। तो सत्यपाल मलिक जो कि 4-5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, उनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा, ठीक है, फुटबॉल का जो संगठन है या संघ है कह सकते, उसको बोलते हैं फीफा। एक तो सुने हमारे इंडिया में क्रिकेट का संघ बीसीसीआई। तो फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ खोली है, पहली टैलेंट एकेडमी। ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, पुणे और भोपाल। चलो ट्राई करो। फीफा का पहला टैलेंट एकेडमी। हमारा देश जो है फुटबॉल में अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, अभी तक एक भी ओलंपिक नहीं खेल पाया। क्यों? खेल रहे हैं इतने सालों से, लेकिन अभी तक हम लोग ओलंपिक में नहीं खेल पाए हैं, नहीं वर्ल्ड कप में। काहे कारण है, क्या हो सकते? हम लोग का जो स्टैंडर्ड है ना, वो अभी भी इंटरनेशनल लेवल का नहीं हो पाया है, इसीलिए हम लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। ऐसा में खेल तो हम लोग कई सालों से रहे, लेकिन अभी तक हम लोग जो मेसी लोग खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो टीम है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है ना, पुर्तगाल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड के नहीं, इन लोग की जो टीम है, जैसे वो लोग खेलते हैं वैसा हम लोग अभी तक खेल ही नहीं पाए हैं। कारण हमारे यहाँ क्या है, वैसे प्लेयर नहीं है ना, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा इसीलिए हम लोग ना वर्ल्ड कप खेल पाते फुटबॉल का। फीफा वर्ल्ड कप जानते हो ना, दुनिया का सबसे बड़ा खेल का आयोजन कौन सा है? फीफा। और दूसरा है ओलंपिक। ये 2 ठोक गेम दुनिया के नंबर 1 गेम है फुटबॉल में। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है महिलाओं के लिए भारत में फीफा के द्वारा कौन सी एकेडमी खोली गई है? टैलेंट। कौन से खेल के लिए भाई? फुटबॉल। क्रिकेट में तो जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं है, गली गली में चलते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 107वें देश के रूप में जुड़ा है, कौन सा देश? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, श्रीलंका, मालदीव। चलो चलो ट्राई करेंगे। ऑनलाइन में जितने ही बैठे हैं महिषासुर लोग, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, ऑप्शन है हाँ, मोल्दोवा। चलो देखते हैं यहां पर। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन याद रखेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टकट में ISA। तो यहां पर आप देखेंगे इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो है बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें अभी 107वां देश के रूप में मालदीव।
इसकी शुरुआत, इस संगठन शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में हुए COP21 के दौरान की गई थी। तो आजकल जानते हो सोलर का जो ऊर्जा का जो उपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं अब 2015 के बाद से धीरे धीरे इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और आज देखो गांव मन में भी घर घर में क्या लग रहा है, धीरे धीरे सोलर पैनल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ISA संगठन का दूरगामी प्रभाव रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे। इसमें अभी 107 देश लोग जुड़ चुके हैं इस संगठन से। अगला सवाल, यू मिंट स्वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया? ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, म्यांमार, मंगोलिया। हाल ही में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। नाम ही बड़ा खतरनाक है, यू, है ना, मिंट स्वे, हाँ, है ना। चलो देख लो, म्यांमार, म्यांमार के राष्ट्रपति मर गए। ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे गांव वाले लोग, है ना। म्यांमार के राष्ट्रपति मर गए, है ना। यू मिंट स्वे, है ना। चलो कैसे करो, याद करना है तो कुछ ना कुछ करने लगी। अगला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये काफी बड़ा कहना चाहिए कंपनी है, किस राज्य में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? वंदे भारत कोच, बोगी, ट्रेन का बोगी, डिब्बा। तो ये निर्माण कहाँ होगा? MP में होगा, CG में होगा, कि राजस्थान में होगा, कि हरियाणा में होगा? चलो ट्राई करो। वंदे भारत जानते हो, भारत सरकार जो है रेल में वंदे भारत जो ट्रेन चलती है, विशेष फास्ट ट्रेन है कहना चाहिए, उसमें सर्विस थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, अच्छा रहता है। तो इसका जो बोगी है फैसिलिटी वाला बोगी रहता है, मस्त चकाचक। तो वो बोगी कौन सा जगह में बनने वाला है? बनाएगा कौन? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। मस्त बोगी बनाएगी, जैसे बुलेट ट्रेन का बोगी देखे होगे, एकदम चकाचक दिखता है ना, ऐसे ही वंदे भारत का जो है बोगी बनेगा, कोच बनेगा जोरदार। तो कहाँ बनेगा? BEML के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है जी, तो MP में बनने वाला है वंदे भारत कोच का निर्माण। परियोजना का नाम क्या है देखेंगे तो ब्रह्मा प्रोजेक्ट BEML रेल कोच हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडवांसमेंट। स्थान है मध्य प्रदेश में, एक जिला है रायसेन। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? रायसेन। हाँ, वहाँ 56 से ज़्यादा जिला जानते हो, तो एक जिला का नाम क्या है? रायसेन। वहाँ पे एक जगह का नाम क्या है? उमरिया। तो उमरिया में 10 अगस्त 2025 को भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पर जो है आधुनिक या अत्याधुनिक रेल कोच बनने वाला है। बनाएगा कौन? BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बनाएगा ट्रेन का डिब्बा। चलो अगला है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा, यहाँ पर हुआ था परमाणु बम द्वारा विस्फोट। ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 6 अगस्त। भयंकर पूछता है जी इसको। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसका दुष्प्रभाव अभी तक देखने को मिलता है। हिरोशिमा दिवस सुने होंगे, नागासाकी और हिरोशिमा। कहाँ है ये दोनों शहर? जापान में। अमेरिका ने, है ना, क्या कर दिया था? परमाणु बम हमला कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में है? सेकंड वर्ल्ड वार में। तुम लोग पिक्चर उच्चर देखे हो नहीं देखे हो? इसका पिक्चर उच्चर भी बन गया सेकंड वर्ल्ड वार में ना, तो ध्यान रखेंगे। और ये कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। वो खासकर उसको ही पूछता है कि कौन सा परमाणु बम फेंका गया, तो उसका नाम है स्पेशल। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर हुए परमाणु हमले की याद में यह दिवस मनाया जाता है। आप लोग के होमवर्क दे रहा हूँ कि वो जो परमाणु बम का हमला हुआ था नागासाकी हिरोशिमा में, उस परमाणु बम का नाम क्या था? भयंकर पूछा गया जी एग्जाम में, उसको याद कर लेना। ठीक है, कभी भी पूछ देता है। पर 2 परमाणु हमला किए थे बम से, वो दोनों का नाम है स्पेशल, उसका नाम तुम लोग को सर्च मारना है। ठीक है जी, ऑनलाइन वगैरह जा सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं भाई। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्तव्य भवन, जैसे हमारे यहाँ महानदी भवन है कि नहीं? इंद्रावती भवन है
एक से भवन है, शिवनाथ भवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ कि मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है दिल्ली में कि मुंबई में कि चेन्नई में कि नोएडा में? चलो बताओ, ट्राई करो। बहुत बढ़िया, लिटिल बॉय, वाह वाह वाह, बढ़िया। ओ बताओ बताओ, मोदी ने कर्तव्य भवन को उद्घाटन किया है कहाँ? और यहाँ पर लोगों का जवाब आ रहा है दिल्ली। वाकई में नई दिल्ली कर्तव्य भवन। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह बिल्डिंग का अनावरण हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 6 अगस्त 2025 को, कर्तव्य भवन। अगला है, भारत सरकार ने किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा के लिए नॉमिनेशन किया है? भारत सरकार ने ये बोला है कि हमारे यहाँ के कुछ जगह है जिसको यूनेस्को में शामिल किया जाना चाहिए। तो कौन सी जगह को जो इसके लिए लिस्ट में भेजा है नाम? सारनाथ का भेजा है कि पिछोला झील के वो भेजा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को भेजा है कि जंतर मंतर को? यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची के लिए भारत सरकार ने कौन सी स्थान को भेजा है? और इसका सही जवाब है सारनाथ। कहाँ है सारनाथ? बताओ, उत्तर क्या है वहां पर, कुछ पता है क्या है? गौतम बुद्ध का, हाँ, अशोक स्तंभ है कि गौतम बुद्ध क्या है? कुछ तो है ना? ससुर तुम्हारे नोट में रहता है, सिक्का में रहता है, नहीं जानते का, है ना? चलो, तो भारत सरकार ने प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया। यहाँ पर नामांकन 2025-26 में चक्र में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के उद्देश्य से किया गया है। तो सारनाथ एक ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। साथ ही सम्राट अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का क्या किया था, बहुत सारा प्रचार प्रसार किया था, तो उनके द्वारा जो है स्तंभ, लेख, है ना, बहुत सारी चीज़ों को जो है बनाया। साथ ही साथ आप लोग वो भी देखोगे, भारत का जो स्तूप है, हाँ, भारत का अशोक का स्तूप, लेकिन उसको क्या बोलते हैं बताओ? राष्ट्रीय चिन्ह। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रीय चिन्ह क्या बोलते हैं? क्या नाम है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम? अशोक स्तंभ। तो कहाँ रखा गया है वो? हाँ, सारनाथ में तो है जी, है ना, वही बनवाए थे, तो बहुत फेमस सारनाथ, ध्यान रखेंगे। तो सारनाथ, भोलेनाथ नहीं बोलना है, कौन से बोलना है? सारनाथ। चलो अगला है, एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन, जानते हो ना एम.एस. स्वामीनाथन? बहुत फेमस है कृषि क्षेत्र में। क्या नाम? अब देखते हैं क्या है, बेंगलोर है कि चेन्नई है कि दिल्ली है, भोपाल है, तुम ही लोग बताओ। चलिए, जितने विद्यार्थी हैं ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक बोलते हैं इसको भारत में। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। धान गेहूं कर मारे, है ना, भयंकर उत्पादन। ऑप्शन नई दिल्ली। चलो, आधा लोग उलान बाटी खाए इस प्रश्न में, कई लोग चेन्नई, कई लोग बोल रहे हैं बेंगलुरु। कहाँ भैया? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो खास जगह है ICAR, कौन सी जगह? ICAR, जो कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली के पूसा में। तो यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा, और उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 7 अगस्त को ये कार्यक्रम हुआ था, एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, हरित क्रांति के जनक है। इन्हीं के चलते जो है भारत में धान का उत्पादन और कहना चाहिए गेहूं का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, और इन्होंने क्योंकि हरित क्रांति के लिए कृषि क्षेत्र में जो उर्वरक है उसके इस्तेमाल करने पर जोर दिया, उन्नत किस्म के बीजों पर जोर दिया। ठीक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने बताया, क्योंकि ये कृषि वैज्ञानिक थे, भारत के महान कृषि वैज्ञानिक। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। चलो अगला सवाल है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? निजुत मोइना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं सभी मेरे साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर सुन रहे हैं, जो कि पूरे अगस्त के माह पर आधारित है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, और इसका पूरा जो है नोट्स, इसका पूरा PDF
बाकायदा हमारे मोबाइल ऐप में दिया जाता है, और मोबाइल ऐप में आपको पूरे साल भर का जो है करंट अफेयर का पीडीएफ आपको दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने अभ्यर्थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर लेना हो स्टेट वाला या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, पूरा आपको मिल जाएगा। शायद 50-60 रुपये है ना, और अभी हम लोग फ्री में दिए थे 3-4 रुपये में, पता है ना, केवल ऐप चार्ज लगा था। तो आप लोग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें साध्य पीएससी अकेडमी का। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, पूरा ये मटेरियल आपको सुसज्जित रूप से मिल जाएगा, वीडियो भी मिलेगा उसमें और आपको नोट्स भी मिलेगा। चलिए, और इस प्रश्न का सही जवाब है असम। असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है, खासकर लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने। उच्च शिक्षा मतलब 12वीं के उस पार, ठीक है नहीं, पीजी कह सकते हो या ग्रेजुएशन के लिए। साथ ही साथ बाल विवाह की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, तो बाल विवाह को रोकने के लिए और लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है असम में? निजुत मोइना 2.0। अब उधर का भाषा है, जैसे हमारे यहाँ महतारी वंदन योजना चल रही कि नहीं चल रहे, वैसे वहाँ पर, हालांकि वो अलग है और ये अलग है। अगला है, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई रिपोर्ट में बाल गरीबी का खुलासा किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान। लगभग सभी पड़ोसी देश हैं हमारे, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बाल गरीबी का खुलासा किया है। बताओ। बांग्लादेश, जानते हो बांग्लादेश अभी बहुत चर्चे में रहा है आंदोलन को लेकर वहाँ पर, और अभी नेपाल कुछ दिनों तक चर्चे में रहा है। ये घटनाओं को याद रखना ना, बांग्लादेश में कौन सा आंदोलन चला, नेपाल में कौन सा आंदोलन चला, पता रहना चाहिए, ठीक है। तो बांग्लादेश का पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर जो एमपीआई आया है, इसमें देखेंगे तो बांग्लादेश ने यूनिसेफ और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित अपना पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। यहाँ पर 28.9% बच्चे बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, जबकि 21% वयस्क बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। बांग्लादेश में लगभग 39 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। तो यहाँ पर गरीबी भी का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ का? बांग्लादेश का। देख रहे हो यहाँ पर 39 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में रहते हैं यहाँ पर बांग्लादेश। अगला है, एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 एडेनले को प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? बुल्गारिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। सर कजाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी नहीं है। हाँ, पड़ोसी है रे वह, ठीक है। हाँ, अफगानिस्तान के बाजू में कजाकिस्तान, ठीक है, ऊपर ढहा। चलिए बताइए। एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के हैं, नाम क्या उनका? एडेनले। स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार 2025 का पहला संस्करण, भाई ये बहुत बड़ी बात है कि भाई ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है, देश ने पहली बार इस पुरस्कार को बनाया है। और ये पुरस्कार भारत के आदमी नहीं बल्कि किसको मिला है? नाइजीरिया के आदमी है जिनका नाम है एडेनले कर, प्रोफेसर है ये। तो प्रथम पुरस्कार विजेता एडेनले को याद रख लेना, नाइजीरिया के। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी इसका सम्मेलन भी हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, पूसा में, आईसीआर में, ध्यान रखना। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी द्वारा जो है प्रस्तावित संस्थाएं के द्वारा इसका चयन हुआ है। उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जलवायु न्याय, शांति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। तो इसमें किस टाइप के लोगों को सम्मानित किया जाएगा भाई? जो खाद्य सुरक्षा पे काम करेंगे, फूड सिक्योरिटी, जो जलवायु के ऊपर काम करेंगे, जो देश में शांति को बढ़ावा देने पर काम करेंगे, ऐसे लोगों को जो है इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो कौन है भाई? एडेनले कर। कहाँ के भैया? नाइजीरिया। अगले, हाल ही में शाइन पहल किसने शुरू की है? इसरो, WHO, DRDO, ICMR। चलो बताओ।
4 बड़ी बड़ी संस्था है, इसरो, WHO, DRDO, ICMR। इनमें से किसने साइन पहल शुरू की है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ICMR। चलो देखते हैं। तो साइन, जिसका पूरा नाम क्या है? साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। देख लो, आयोजक है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसका नाम क्या है? ICMR। ध्यान रखना, ICMR बहुत बड़ी संस्था है जो मेडिकल के क्षेत्र में है। जितने भी आप देखोगे मेडिकल संस्थाएं हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हैं, है ना, मेडिकल रिसर्च सेंटर है, इनमें चेकिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए समय समय पर कौन सी संस्था के सदस्य लोग आते हैं? ICMR के लोग। तो ध्यान रखेंगे ICMR, जिसका नाम क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इनके द्वारा जो है इनोवेशन के रूप में साइंस और हेल्थ के इनोवेशन के लिए जो है नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर करके पहल की गई है। उद्देश्य है इसमें छात्रों में वैज्ञानिक सोच, छात्रों में कौन सी सोच? वैज्ञानिक सोच, छात्रों में नवाचार, ठीक है, और स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रति रुचि को बढ़ाना, रुचि को उत्पन्न करना। इसका नाम है शाइन। तो याद रखेंगे, इस पहल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा, यानी कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के बच्चों को जो है साइन के पहल से जोड़ा जाएगा। तो शाइन याद रखेंगे किसने चालू किया भाई? ICMR। ICMR, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च, तो ये आपको ध्यान रखना है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा किसे कैंसरकारी घोषित किया है, जिसके कारण कैंसर हो जाता है? हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B। युवराज, हाँ, राम राम, थानेश्वरी, देवकी देवांगन, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा चैनल अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक और पर्सनल चैनल है, कौन सा चैनल बनाया हूँ? हाँ, एक बनाया हूँ, हालांकि मैं आजकल लाइव नहीं जा पाता हूँ, 2 महीना हो गए, शुरू में गिरे हूँ, पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। काली नवरात्रि पहले दिन बने लगी देख के बता रही सर हो गई सके के। तो मेरा एक चैनल है, पर्सनल चैनल, जिसमें साहू सर GS के नाम से मैंने बनाया है, उसको भी आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब सोचा हूँ उसमें कुछ भी कोई मन की बात होगी मेरी, या कोई मेरे थॉट होंगे पढ़ाई लिखाई को लेकर, उस वीडियो उस चैनल में बोलूँगा करके। जैसे कि पढ़ते समय नींद क्यों आती है, पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता, है ना, पढ़ाई के दौर में हमारा ध्यान क्यों भटकता है, एग्जाम से पहले क्यों डर लगता है ना, पढ़ाई करें तो किस किताबों से करें, CG व्यापम एक बार में क्यों नहीं निकलता, CGPSC प्री एक बार में क्यों नहीं निकलता, CGPSC मेंस में लेखन शैली को कैसे अच्छे सुधारे, ऐसे करके रंग रंग के, है ना, बेसिक जानकारी बोलूँगा। क्योंकि क्लास में तो बोलते चले रहते हैं, लेकिन क्या है वीडियो के माध्यम से स्पेशल टाइटल के नाम से जाएगा, थोड़ा सा वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है कि नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा लोग क्यों जो हैं, है ना, हाँ, क्यों आंदोलन नहीं करते, हाँ, क्या करना चाहिए, ऐसे टाइप से, क्यों छत्तीसगढ़ ये सबसे बढ़िया है, ऐसे करके दुनिया भर के एक से एक वीडियो बनाओ न, तो लाइक कर दे रहो भाई। आगे बढ़े, हाँ, तो यहाँ पर बताओ इस प्रश्न का सही जवाब। हेपेटाइटिस B हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे कैंसरकारी घोषित किया गया है? हेपेटाइटिस B, ये कैंसरकारी, इसके कारण कैंसर भी हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हेपेटाइटिस, अच्छा, अरे दादरे सुधार लेना इसको, है ना, हाँ, हेपेटाइटिस D फॉर डेंजर, ऐसे करके याद कर लो, है ना, क्या याद कर लो, D फॉर डेंजर। कैंसर क्या है? डेंजर बीमारी है। तो चलो देखते हैं क्या है कैंसर का डेंजर वाला हेपेटाइटिस। WHO की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम है IARC, ने हेपेटाइटिस D को कैंसर जनक जो है वायरस घोषित किया है। तो ध्यान रखें, कैंसर जनक बीमारी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, कार्सिनोजेनिक। हेपेटाइटिस D के कारण लीवर कैंसर खतरा, कौन सा खतरा? लीवर। पेट में कितने लीवर होते हैं? 2 कि 4 कि 1?
अरे तुम लोग विज्ञान पढ़े हो क्या, है ना। किडनी कितना होता है, हाँ तो लीवर भी दो बोल देते हो तुम, मारूंगा मुट करना। लीवर दो ठक होते हैं, एक ठक लीवर होते हैं, कितना हाँ, किडनी दो ठक होता है। पिक्चर में नहीं देखा, किडनी बेचाते हैं करके, कई ठो पिक्चर बने हैं किडनी, लीवर भी बेचा जाता है आजकल। तो लीवर क्या है, एक ही होता है लीवर। तो लीवर कैंसर खतरा 2 से 6 गुना तक बढ़ाया जाता है। कौन सा, हेपेटाइटिस बी। तो वायरस का नाम क्या है इसके, हेपेटाइटिस के वायरस का नाम ध्यान सुन लो, इंपॉर्टेंट है ये, HDV। इससे एक प्रश्न आया कि हेपेटाइटिस बी कैंसरकारी है, उससे शरीर का कौन सा अंग, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, तो क्या बोल रहे हैं, लीवर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यकृत। यकृत, हाँ आजकल तो यकृत शब्द कोई बोलता ही नहीं है, खैर मेरा यकृत खराब हो रहा है, मेरे यकृत में दर्द हो रहा है, सुने हो, है ना, यकृत में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं बोलते यकृत, सब क्या बोलते हैं, लीवर लीवर। हाँ तो ध्यान देंगे इसको, लीवर से संबंधित है हेपेटाइटिस डी। इसके प्रभाव लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस और हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा जैसे खतरे को बढ़ाता है। तो ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस बी है कि डी है, डी, याद रखना भाई डी। अगला, किस स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए क्रू, है ना, 11 मिशन लॉन्च किया गया। क्रू 11, स्पेस एजेंसी जानते हो, स्पेस का अलग है, स्पेस अंतरिक्ष, नासा, जासा, है ना, क्या है, रोसोमॉस, है ना, रोक कॉस्मोस ऐसे बोले, और इसरो। चलो बोलो, स्पेस एजेंसी का नाम है, भयंकर खतरनाक। एक तो जानते हो एलन मस्क, कौन है एलन मस्क, देख ऐसे मत बोलो, उसको बहुत बुरा लग जाएगा, पता है, तुम उसको बोलो कि मैं नहीं जानता हूं आपको करके, है ना। एलन मस्क, इस दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन है वर्तमान में, एलन मस्क। सबसे अमीर आदमी कौन है दुनिया का वर्तमान में, एलन मस्क। अब तुम लोग बोलोगे नहीं जानते, उसको कितना दर्द लगेगा, इतना अमीर होकर मेरे को नहीं जानते लोग, है ना। अंबानी से 100 गुना ज्यादा पैसा है उसके पास, समझ में आया। अंबानी 100 झक अंबानी खड़ा करबे तो 1 ठक एलन मस्क पैदा होते, है ना, अधिक पैसा वो करके ना। ओकरो भी एक स्पेस एजेंसी है, याद कर लेना अभी, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे, सुनीता विलियम्स जो है उनके टीम उनको वापस लाए, है कि नहीं, तो उनका भी बड़ा खास अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात, उनका ऑप्शन तो नहीं दिया, नासा है, जासा है ना, रोकॉस्मोस है, इसरो है। और इसका सही जवाब क्या है, नासा। कहाँ है नासा बताओ, ब्रिटेन में है कि जापान में है कि रूस में है कि चीन में है कि इंडिया में है कि अमेरिका में, कहाँ है ये संस्था। ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे, इसका पूरा फुल फॉर्म भी याद रखना है, कभी भी नासा का पूरा नाम पूछता है तो ध्यान रखेंगे। नासा अमेरिका में है। तो नासा का जो है क्रू 11 मिशन जो है 1 अगस्त 2025 को लॉन्च हुआ था। और लॉन्च कहाँ से हुआ, फ्लोरिडा करके शहर है जहाँ पर कैनेडी, है ना, वहाँ कैनेडी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, है ना, जॉन कैनेडी कहना चाहिए। तो कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है इसको लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9। और अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ड्रैगन कैप्सूल। रॉकेट क्या होता है, एक गाड़ी है मान के चलो, उसमें डाल के भर के उस सामान को भेजते हैं, तो उस उपग्रह का नाम क्या है, ड्रैगन कैप्सूल, ऐसा में। तो ध्यान रखेंगे, नासा क्रू 11 का मिशन का लॉन्च हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की मुख्य कोच अभी वर्तमान में कौन बने हैं। अपने फुटबॉल कोच इंडिया के लिए पुरुष वाला ना, खालिद जली, PR श्रीजेश, गौतम गंभीर, हरेंद्र सिंह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खालिद जमील। नाम को अच्छे सुने रहो, बाईचुंग भूटिया या सुनील छेत्री नहीं बोलना है। कौन है, खालिद जमील, ये कौन है, कोच बने हैं। अगला है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता। ई स्पोर्ट्स मतलब यहाँ पर अब ऑनलाइन के माध्यम से क्या होगा, खेला जाएगा। जरूरी नहीं कि आप सामने आमने से बैठे हो, ऑनलाइन। आप अमेरिका में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, दोनों क्या खेलेंगे, स्पेस खेलेंगे, मतलब सॉरी चेस खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता पहला। अब खेल में भी ऑनलाइन हुआ थे, है ना।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुकेश। विश्वनाथन पहले खेलते थे, अब तो रिटायरमेंट हो गए, संन्यास ले लिए खेल से ना। हाँ, पर एक जमाना था इनका नाम बहुत चलता था। आज के दौर में ये दो लोग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश। तो ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड मिश्रित ई स्पोर्ट टूर्नामेंट सऊदी अरब के रियाद में शुरू हुआ था और पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन 2025 में हुआ, माना यानी कि इसी साल हुआ पहली बार, और जिसमें जीता कौन है? डी गुकेश, भारतीय है। चले, तो आज के करंट अफेयर का पहला जो है यहीं पे मैं ओवर कर रहा हूँ। एक पार्ट और बच गया है, उसको मैं और करा दूंगा, ठीक है। 25 ठोक है, आज टाइम हो गया ना, कल और कर लेंगे फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। उसको मैं थोड़ा अलग टाइम में कराऊंगा। तो जितने अभ्यर्थी हैं सेकेंड पार्ट के लिए कल के इंतजार करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो मंथली जो करंट अफेयर आप लोग को 1-2 वीडियो बस रहेगा, तो 1-2 वीडियो कम से कम देख लेना, उसके नोट्स को सकेल लेना और उसी से एग्ज़ाम के आखिरी टाइम में रिविजन करना है आप लोगों को, ठीक है जी। बाकी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वीडियो बन गया है, आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। और सभी लोग नवरात्रि मस्त स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ाई करो और रात को नवरात्रि में जस गीत सुन के आओ, फिर पढ़ने बैठो, ठीक है ना। 1-2 राउंड मार के आओ, फिर पढ़ने बैठो, ठीक है। 1-2 और घूम के आओ, फिर पढ़ने बैठो। लेकिन नवरात्रि में आप लोग को पूरा नवरात्रि में ही घुस नहीं जाना है, समझ में आया? पढ़ना है, दर्शन करके आना है, फिर पढ़ना है। माँ से शक्ति मांगो कि हे माता, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मेहनत कर सके, ये वरदान मांगना। अच्छा मेहनत करोगे, अच्छा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा नौकरी या सिलेक्शन होगा, हो कि नहीं होगा। तो माता जी का फ़ायदा उठाओ, है ना। माता जी से बोलो कि हमारा जो है सिलेक्शन जल्दी हो, है कि नहीं। तो आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बढ़िया पढ़ो। कल इसका जो है फर्स्ट सेकेंड पार्ट को शुरू करेंगे।